आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग 11th का जीओसी जिसको हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या रिएक्शन मैकेनिज़्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें बच्चों आईयूपीएससी का भी चल रहा है जो कि सर पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ भी रहे हैं। तो ये जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बच्चों, यूँ समझो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो कि हम लोग बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ते हैं, उस रिएक्शन का ये हार्ट है। यानी यदि आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आप आगे जो आप रिएक्शन करोगे या रिएक्शन जो आपको जो बताया जाएगा आपको मतलब याद नहीं करना पड़ेगा, आप आसानी से उसको समझ सकते हैं। और जब रिएक्शन आप समझने लगेंगे तो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज़्म के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में रिएक्शन मैकेनिज़्म होता क्या है, इसमें किस चीज़ का हम लोग अध्ययन करते हैं या क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जब कोई भी रिएक्शन होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका ए है और ये आपका बी है और रिएक्शन करते हुए 2AB बन गया। ओके बच्चों, एक जनरल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, अब इसमें होता क्या है बच्चों, इसमें होता ये है कि ये जो दोनों अभिकारक हैं, सब जो आपका ये है और ये अभिकारक, ये जो ए और बी दोनों अभिकारक हैं, इन दोनों में एक जो अभिकारक होता है वह आपका आधार पदार्थ का कार्य करता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग सबस्ट्रेट कहते हैं। ओके, आधार पदार्थ का कार्य करता है। और दूसरा जो होता है आक्रमणकारी अभिकर्मक होता है, अर्थात इसको हम अटैकिंग एजेंट कहते हैं। अटैकिंग एजेंट। ओके, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या मतलब है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इसमें से एक पदार्थ ऐसा होता है जो कहीं जाता नहीं है, एक जगह पड़ा होता है, तो जो बेस का काम करेगा, आधार का, सबट्रैक्ट यानी बेस का काम करेगा, आधार का काम करेगा। और दूसरा जो सबट्रैक्ट होता है वह अटैक करते हुए प्रोडक्ट को बना लेता है। ओके बच्चों, ये चलते हुए आके इस पे अटैक करता है, तो ये अटैकिंग एजेंट हो जाता है। ओके, तो इसके बेस में यानी किसी भी रिएक्शन में दो ही पार्ट होते हैं, एक सबट्रैक्ट होता है जो बेस होता है। हाँ, आप पहचान नहीं कर सकते हैं कौन सबट्रैक्ट है कौन बेस है, बट ये है कि उसमें से एक सबट्रैक्ट ही होगा और दूसरा अटैकर ही होगा, यानी दूसरा जो होगा अटैक करने वाला होगा। ओके, और इन दोनों के मिलने के बाद बनता है आपका प्रोडक्ट। ओके बच्चों, तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि सब एक रिएक्शन में कोई भी चीज़ होते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, एक सबट्रैक्टर होता है और एक अटैकिंग एजेंट होता है या अटैकिंग एजेंट होता है, तब जाके आपका बनता है प्रोडक्ट। ओके बच्चों, अब हम रिएक्शन मैकेनिज़्म के बारे में पढ़ रहे हैं कि एक्चुअली में रिएक्शन मैकेनिज़्म के अंदर हम लोग पढ़ते क्या हैं या इसमें होता क्या है। ओके बच्चों, रिएक्शन, यदि इस अभिक्रिया को मैं पूर्ण रूप से विस्तृत करूं तो इसमें होगा क्या बच्चों। सबसे पहले जो पुराने बांड होंगे वो ब्रेक होंगे, जो आपके पुराने इसमें बांड हैं ये ब्रेक होंगे, और ब्रेक होने के बाद फिर ये आपस में जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद न्यू बांड बनाएंगे। ओके, तो बच्चों इसमें ये तो सही बात है कि इसमें 2-3 स्टेप ज़रूर होगा। पहले स्टेप में ये टूटेगा, ये भी टूटेगा, और तीसरे स्टेप में ये जुटेगा, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी अभिक्रिया, कोई अभिक्रिया, कोई कह देगा कि रिएक्शन मैकेनिज़्म क्या है, तो कहेंगे किसी भी अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं उनके बांड टूटने, पुराने बांड टूटने और नए बांड जुटने के प्रत्येक पद को हम लोग रिएक्शन मैकेनिज़्म या अभिक्रिया की क्रिया विधि। ओके बच्चों, तो इसमें एक सबट्रैक्टर होता है, एक अटैकर होता है, यानी जो ओल्ड बांड होते हैं वो ब्रेक होते हैं और जो न्यू बांड होते हैं वो फॉर्म होते हैं यानी बनते हैं। तो पुराने बांड को टूटने में और नए बांड के जुटने के जो प्रत्येक पद प्रदर्शित किए जाते हैं या प्रत्येक पद जो होते हैं, स्टेप जो होते हैं बताए जाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज़्म। ओके बच्चों, तो अब रिएक्शन मैकेनिज़्म के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं और क्या क्या मतलब इसमें बताया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें जो पढ़ाया जाता है बच्चों, वह पढ़ाया जाता है
इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में या इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन के बारे में। सबसे जो पहला इसमें पढ़ाया जाएगा आपको, वह पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन। ओके बच्चों, अब कई तरह से बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता होगा कि इलेक्ट्रॉन केवल एक जगह से दूसरी जगह चले जाते होंगे, कभी कभी क्या होता है कि पूरे इलेक्ट्रॉन चले जाते होंगे। तो इसके बेस पे बच्चों सबसे पहले हम लोग जो पहला स्टेप पढ़ेंगे वह होगा हम लोगों का इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन, यानी इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरे जगह जाना। अब बात आता है कि इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होने की प्रक्रिया कितने तरह से होती है। ओके बच्चों, तो मैं आपको बता देता हूँ कुछ यहाँ पे कि कितने तरह के होते हैं और इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। सबसे जो पहला होता है प्रेरणिक विस्थापन। प्रेरणिक विस्थापन, अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोगों को यही टॉपिक पढ़ना है, प्रेरणिक विस्थापन। इंग्लिश में ही आप याद रखने की भरसकर कोशिश करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। ओके बच्चों, दूसरा जो प्रभाव होता है, दूसरा वह इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। उसको हिंदी में हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव ही कहते हैं। तो इंग्लिश में ही मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। मैं सबके बारे में चर्चा करूँगा, क्या होता है, कैसे होता है। फिलहाल मैं अभी बस देखिए समरी के तौर पे अभी दे भी देंगे। तीसरा जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होता है वह रेजोनेंस के कारण होता है। तो आप रेजोनेंस भी दे सकते हैं। रेजोनेंस। ओके, इफेक्ट। इसमें दो होते हैं बच्चों। ओके, और एक इफेक्ट होता है, तीन हो गए। चौथा होता है मेसोमेरिक इफेक्ट होता है। मेसोमेरिक इफेक्ट होता है। और जो पांचवा होता है इफेक्ट, यह हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें भी इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो मैं आपको अभी जितना बताया हूँ ना बच्चों, ये सारे इलेक्ट्रॉनों को डिस्प्लेसमेंट करने वाले प्रभाव हैं, जिसमें पहला है इंडक्टिव इफेक्ट। ओके बच्चों, दूसरा है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, तीसरा है रेजोनेंस, चौथा है मेसोमेरिक इफेक्ट और पांचवा है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके बच्चों, हाँ, हालांकि अभी ये आपको 5 लग रहे होंगे, बड़े अजीब हैं, ये क्या लिखा गया है। बट जब आपको एक एक के बारे में बताएंगे तो आपको सब ये जो चीज़ें हैं आसान लगेंगी और इजी भी होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बच्चों प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट। ओके बच्चों, पहले मैं समझा लेता हूँ, फिर आप डेफिनेशन खुद ब खुद बना लेंगे। होता क्या है बच्चों, जैसे मान लीजिए मैं कोई कार्बनिक चेन लिया हूँ, ऐसे मैं कार्बनिक एक चेन दिखा देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं फ्लोरीन जोड़ दिया, आपको फ्लोरीन दिख रहा है। ओके बच्चों, अब ये फ्लोरीन क्या करेगा बच्चों, दिख रहा है आपको हर एक जगह सिग्मा बांड लगा हुआ है। ये जो सिंगल बांड होते हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जो सिंगल बांड होते हैं वो सिग्मा बांड होते हैं बच्चों। जो डबल बांड होते हैं उसमें एक सिग्मा होता है और एक होता है पाई, और जो ट्रिपल बांड होता है ओनली 1 सिग्मा एंड 2 पाई। ओके, ये आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो अब जान भी जाइए। ओके, तो इसमें सारे सिग्मा बांड है बच्चों। अब ये बांड क्या होता है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप 9th में पढ़े होंगे, 10th में पढ़े होंगे कि जो बांड बनते हैं वो साझे से बनते हैं बच्चों, साझे से। ओके, साझे से होते हैं, यानी एक बांड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, बीच में पड़ा होगा। ओके बच्चों, अब होता क्या है बच्चों, यदि इसमें हम फ्लोरीन जोड़ दिए तो हमको इतना पता है बच्चों कि कार्बन और फ्लोरीन में जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अधिक है,
ओके, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फ्लोरीन जो है वह इस चेन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ओके, खींचेगा कि नहीं? बिल्कुल खींचेगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर अधिक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पे खींचेगा, पूर्ण रूप से नहीं, बट ये जो ये चूँकि शक्तिशाली है ना, तो दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। तो जब खींचेगा बच्चों, तो ये पार्शियली निगेटिव हो जाएगा, पूर्ण रूप से नहीं होगा, पार्शियली, और ये पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, अब आप खुद सोचो, जब इस बांड का इलेक्ट्रॉन ये खींच लिया तो इसके पास भी कमी होगा, ये पहला कार्बन है। ओके, तो जब इसके पास कमी होगा तो ये किसका खींचेगा? इसके पिछले वाले कार्बन का, ये खींचना शुरू कर देगा। ओके, तो अब इसके पास कमी होगी तो दूसरा कार्बन है ये, जब इसके पास कमी होगी तो अब ये तीसरे वाले का खींचना शुरू कर देगा, ये तीसरा कार्बन है। अब इसके पास जो कमी होगा अगला वाले के खींचेगा। ओके बच्चों, तो इस तरह से ये जो एक चेन के जो कार्बन है या चेन के जो इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, वह एक तरफ खींचे चले जाते हैं। ओके, किसी एक कार्बन की तरफ खींचे चले जाते हैं, बट इसमें एक प्रॉब्लम है, या आप समझ सकते हैं, फ्लोरीन जब खींच रहा था तो ये ज़्यादा खींचेगा। ओके, तो इसके पास ज़्यादा कमी होगा, तो ये इससे खींचेगा तो थोड़ी सी, मतलब थोड़ा सा, अब इससे इससे तो इसका कम ही फोर्स लगेगा। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप दूर जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इंडक्टिव जो पावर होगा, जो ये पावर होगा, वो कम होता जाएगा, पावर जो होगा वो कम होता जाएगा। और आप समझ सकते हैं क्यों? क्योंकि दूरी बढ़ेगी तो खींचने की शक्ति घटती जाएगी, तो जब खींचने की शक्ति घटेगी बच्चों, तो पावर भी तो कम होगा ना। ओके, तो अब इसके बारे में हम थोड़ा सी और जानकारी लेते हैं। तो ये करता है क्या है इंडक्टिव इफेक्ट में? आप क्या समझे हैं? इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है बच्चों, कि जब किसी कार्बनिक चेन में, डिफिनेशन में बता रहा हूँ, जब किसी कार्बनिक चेन में कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई एटम्स या परमाणु या मॉलिक्यूल्स जब ऐड हो जाते हैं, यानी जुड़ जाते हैं, तो वह कार्बनिक चेन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन को विस्थापित कर देते हैं। अब विस्थापित करने की प्रक्रिया दो तरह से होती है, एक तो अभी बताएं, दूसरा अभी बताएंगे। ओके बच्चों, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को विस्थापित कर देते हैं। इस विस्थापन की प्रक्रिया को हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। ओके बच्चों, तो हम क्या सीखे हैं इसमें? पहले इसमें हमने सीखा क्या है, इसके बारे में मैं बताता हूँ कि इसमें हम लोग सीखे क्या हैं। सबसे पहली चीज़ इसमें ये सीखे हैं कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिस्प्लेसमेंट होते हैं। किसके इलेक्ट्रॉन? सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके बच्चों, जो इसमें सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वही डिस्प्लेसमेंट होते हैं, कोई और नहीं होता, ये ध्यान रखेंगे। ये नहीं मैं बोल दूँ कि क्या पाई पाई इलेक्ट्रॉन में इंडक्टिव इफेक्ट होता है, तो आप सीधे सीधे शब्दों में जवाब देंगे नहीं, केवल किस बॉन्ड में होता है? सिग्मा बॉन्ड में होता है। दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा ये है, ये परमानेंट इफेक्ट होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है, ये टेम्पररी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी दिख रहा है और थोड़ी देर बाद ये प्रभाव नहीं दिखेगा, नहीं बच्चों, ये जो प्रभाव होता है ना, ये परमानेंट दिखता है। ओके, ये हमेशा के लिए रहता है, तो ये परमानेंट होता है। अब इसके हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे बच्चों, टाइप्स। एक टाइप्स तो आप देख चुके हैं, जो कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे उसको अपने तरफ खींच रहा था। एक दूसरा भी होता है बच्चों, कि जो कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे ना, उनको धक्का भी देता है दूसरे की तरफ। तो इस तरह से धक्का देने के बेस पे, ओके, जो धक्का दे रहा था उसके देने के बेस पे जो इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं बच्चों, वो दो तरह के होते हैं। एक माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, और एक होता है प्लस आई इफेक्ट। ओके बच्चों, किसके बेस पे? धक्का, पुशिंग, यानी जो धक्का दे रहा था ना, उसके बेस पे जो इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट। ओके बच्चों, तो अब हम लोग एक एक के बारे में जानकारी लेते हैं, एक एक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट।
ओके बच्चों, अब माइनस आई इफेक्ट करता क्या है? माइनस इफेक्ट एक ऐसा समूह होता है, ऐसा ग्रुप होता है जो कार्बन चेन होते हैं, यानी जो कार्बनिक कंपाउंड में बनाया हूँ ना, इस कार्बन चेन के सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को अपने तरफ खींचता है, पुल करता है, पुल इलेक्ट्रॉन, पुल इलेक्ट्रॉन। ओके, सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपने तरफ पुल करता है, खींचता है। ओके बच्चों, तो आप इसको कैसे कहेंगे? आप ये कहेंगे कि ऐसा समूह या ऐसा परमाणु जो कार्बन चेन से जुड़े सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है। किधर खींचता है बच्चों? अपने तरफ, अपने तरफ। तो जब अपने तरफ खींचेगा तो वही सिचुएशन होगा। आप समझ रहे हो क्या क्या होगा? ये खींचेगा, इधर कमी होगी, फिर इसका खींचेगा, फिर इसका, फिर ऐसे करता जाएगा। ओके, तो हाँ, एक बात बताना भूल गए कि इसका जो प्रभाव होता है वो दूर तक नहीं होता है, मिनिमम 2 से 3 कार्बन तक ही इसका प्रभाव दिखता है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा दूर तक इसका प्रभाव दिखता है, नहीं। मैं 2 बताया था ना, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होते हैं और परमानेंट होता है, बट इसका एक और इफेक्ट ये है कि ये 3-4 कार्बन तक ही दिखता है। ये नहीं कि बहुत दूर तक इसका प्रभाव दिखेगा, नहीं, 2-3 कार्बन तक इसका प्रभाव बहुत प्रभावशाली होता है। ओके, तो पुल द इलेक्ट्रॉन करता है बच्चों, कार्बनिक श्रृंखला का जो इलेक्ट्रॉन होता है ना उसको अपने तरफ खींचता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, CH3, CH2, CH2 एंड Cl। ओके, अब होगा क्या बच्चों, इसमें जो क्लोरीन है, आप तो जानते हो कार्बन से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ये क्या करेगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, फिर इसके पास कमी होगा, इसका खींचेगा, फिर इसके पास कमी होगी, ये इसका खींचेगा। ओके, तो ये पार्सली निगेटिव हो जाएगा और ये पार्सली क्या होगा? पॉजिटिव। कहेंगे सर इससे फ़ायदा क्या होगा हमारा? इससे फ़ायदा ये होगा बच्चों, जब हम जान जाएंगे कि इसके पास निगेटिव चार्जेस हो जाएंगे, इसके पास पॉजिटिव होगा और बाहर से कोई अटैक करने वाला है, सपोज दैट प्लस अटैक करने वाला है। ओके, सपोज दैट प्लस अटैक करने वाला है। अब बताओ कहाँ पे अटैक करेगा? कहाँ पे करेगा? क्लोरीन के पास ही तो अटैक करेगा ना, क्योंकि इसी के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ओके, तो जब हम ये जानते रहेंगे ना कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, कहाँ पे कम होंगे, तो हम ये भी बता देंगे ना कि कौन कहाँ पे अटैक करेगा। सबको पता है माइनस पे प्लस अटैक करता है और प्लस पे माइनस अटैक करता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ये हम हाई स्कूल से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, बट ये है ना कि अब इसके बारे में थोड़ी सी इसी वर्ड को थोड़ा सा नए तौर पे हम लोग सीखेंगे। ओके बच्चों, तो ये रहा माइनस आई इफेक्ट। ओके, अब इसमें कौन कौन से ग्रुप होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि माइनस आई इफेक्ट में कौन कौन से ग्रुप होते हैं या उनका क्रम क्या होता है। ओके बच्चों, तो मैं आपको बताऊंगा कि माइनस आई इफेक्ट में कौन कौन से ग्रुप होते हैं। माइनस आई ग्रुप, कौन कौन से ग्रुप हैं, कौन कौन से समूह हैं, इसे आपको याद रखना है और क्रम भी याद रखना है। ये फ्लोरीन है बच्चों, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। सबको पता है नाइट्रोजन के बाइकोस में 5 होते हैं, 3 साझा कर लिया, 2 बचे, निकल गया, एक तो बॉन्ड बना लिया और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अर्थात पॉजिटिव चार्ज हो गया। ओके, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, NR3 ये भी पॉजिटिव है। NH3 ये जुड़ा हुआ है किसी से, ये भी पॉजिटिव है। NO2 ओके, C डबल बॉन्ड OH। आप समझ रहे हैं क्या है? ये एल्डिहाइड है बच्चों, इधर जुड़ा हुआ है किसी से, एल्डिहाइड है। C डबल बॉन्ड OR, आप समझ रहे हो ये क्या है? ये कीटोन है बच्चों। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, आप ये समझ रहे हो ये भी क्या है? ये एसिड है, एसिड, बेंजोइक एसिड जिसको आप बोलते हो। ये आपका फ्लोरीन है, ये आपका क्लोरीन है, ये आपका ब्रोमीन है, ये आपका आयोडीन है। उसके बाद से ये रहा, इधर जुड़ा हुआ है किसी न किसी से कार्बन से। ये जो इधर वाले ग्रुप, ये जो बांड में दिखा रहा हूँ ना, इस बांड का मतलब ये हो कि जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है कार्बनिक चेन से। ये ईथर है बच्चों, आप जो जब पढ़े हो ईथर, ये आप समझ रहे हो, फिनॉल है, एल्कोहल है, OH। शायद इसके बारे में भी आप जानते हो, ये है क्या, सॉरी, CH, ये एसिटिलीन है, जिसको आप जिसको आप एथाइन भी कह सकते हैं, एल्काइन जो आप कहते हो। ओके, NH2
बेंजीन रिंग। ओके, और जो सबसे कम होता है वो डबल बॉन्ड में होता है। ओके, ये क्रम है बच्चों कि ये सबसे ज़्यादा खींचता है इलेक्ट्रॉन, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम, सबसे कम, समझ रहे हैं ना, आप देख रहे हैं। ओके, तो सबसे कम आपका CH पे आके रुक गया। तो ये माइनस आई इफेक्ट है। तो माइनस आई इफेक्ट क्या करता है? माइनस आई इफेक्ट जो होता है बच्चों, इसमें जो ग्रुप्स होते हैं, जो ग्रुप लगे होते हैं, वो ग्रुप कार्बन के जो बांड से इलेक्ट्रॉन लगे होते हैं उसको वो अपने तरफ खींचते हैं। ओके, और ये कुछ मैंने ग्रुप्स के नाम लिखे हैं, यहाँ पे दिए हैं, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। माइनस आई ग्रुप है और इसका क्रम भी याद रखिएगा क्योंकि इसकी चर्चा मैं आगे ज़रूर करूँगा। ओके बच्चों, अब हम आते हैं प्लस आई इफेक्ट पे। ओके, प्लस आई इफेक्ट। ओके बच्चों, अब प्लस आई इफेक्ट या प्लस आई प्रभाव करता क्या है? ओके, तो अब दूसरा ही टाइप तो बच गया ना, पहला टाइप तो बता दिए। मैं एक कार्बनिक चेन दे देता हूँ ऐसे, और यहाँ पे कोई एक्स ग्रुप जोड़ दिया, कोई जोड़ा हूँ ग्रुप। अब ये ग्रुप क्या करता है बच्चों? पहले क्या कर रहा था, ये जो बांड के इलेक्ट्रॉन थे अपने तरफ खींच रहा था, अब ऐसा नहीं है। अब ये धक्का दे के और भगा रहा है, भैया तुम जाओ दूसरे तरफ, लो, धक्का दे के इसको भेज दिया। समझ रहे हैं आप हमारी बात? तो जब धक्का दे के पुश कर देता है और दूसरे की तरफ इलेक्ट्रॉन भेज देता है, तो अब बताओ इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई बच्चों? अधिकता हो गई। तो जब अधिकता होगी तब भी नहीं सहेगा बच्चों। ओके, जब घड़ा खाली रहेगा तब भी नहीं है, सही है, और जब घड़ा भरने से ज़्यादा हो जाएगा तब भी सही नहीं है। तो ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा? अगले वाले को पुश कर देगा। अब इसके पास भी हो गया, ये अगले पाले को पुश कर देगा। ऐसे ही प्रक्रिया चलती रहती है। हाँ, आपको मैं पहले भी बता दिया हूँ कि 2 से 3 कार्बन तक इसका प्रभाव बहुत बेहतर होता है, उससे ज़्यादा इसका प्रभाव दिखता नहीं है। ओके, तो ये क्या कर रहा है? ये पुश इलेक्ट्रॉन कर रहा है। पुश इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स कार्बन चेन। ओके, तो इसमें होता क्या है? इसमें जो ग्रुप या समूह जुटे होते हैं बच्चों, ये जो ग्रुप और समूह जुटा हुआ है, ये जो बांड के जो इलेक्ट्रॉन लगे हुए थे, इसको ये पुश करते हुए अगले कार्बन की तरफ धक्का दे रहा था। ओके बच्चों, तो जैसे ये पुश कर दिया है दूसरे की तरफ, तो ये आपका हल्का सा पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये हल्का निगेटिव हो गया। ओके, अब आप खुद सोच लो कि जब अटैकर होगा कोई अटैक करने वाला, तो यदि माइनस है तो एक्स पे अटैक कर देगा, यदि प्लस है तो कार्बन पे अटैक कर देगा। ओके बच्चों, तो जब तक हमको ये जानकारी नहीं होगी कि कौन हल्का सा पॉजिटिव हो रहा है, कौन निगेटिव हो रहा है, तब तक हम किसी को अटैक करके प्रोडक्ट बना भी नहीं सकते। ओके बच्चों, तो इंडक्टिव इफेक्ट में आप ये चीज़ सीख गए। तो आप डिफिनेशन कैसे देंगे? कहेंगे जब कार्बनिक चेन से जुड़ने वाले वे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को कार्बन चेन की तरफ धक्का देते हैं या पुश करते हैं, ओके, तो इस प्रभाव को हम लोग प्लस आई इफेक्ट कहते हैं और ऐसे ग्रुप को प्लस आई ग्रुप कहते हैं। ओके बच्चों, प्लस आई ग्रुप। ओके, अब प्लस आई ग्रुप के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि प्लस आई ग्रुप कौन कौन से हैं। इसमें जो प्लस आई ग्रुप्स होते हैं बच्चों, माइनस आई ग्रुप के बारे में तो आप जानकारी ले लिए, अब प्लस आई ग्रुप में क्या कौन कौन से होते हैं। इसमें जो ग्रुप्स होते हैं CH2, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को पुश करता है। NH केवल O माइनस, केवल COO माइनस, उसके बाद से C, ऊपर भी CH3, नीचे भी CH3 और इधर भी CH3। ओके बच्चों, ये एल्किल समूह है, यानी ये कार्बन का समूह है और ये 3 डिग्री का है। क्यों? क्योंकि इससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, ऐसे कितने CH3 जुड़े हुए हैं? 3, तो 3 डिग्री का है। ओके, आगे CH3 और इधर हाइड्रोजन लग गया। हाँ, इधर तो किसी न किसी से जुटा रहेगा। ये 2 डिग्री का है क्योंकि इससे 2 कार्बन ऐसे लगे हुए हैं। CH3, इधर H, इधर H,
सॉरी ये 1 डिग्री का है और ओनली CH3 इधर जुड़ा ही होगा। ये मेथिल है, ये मेथिल है। ओके, तो ये करते क्या हैं बच्चों, आप सीधी सी बात, केवल इनको तो याद रखना ही है, CH2 NH माइनस O माइनस CO माइनस। ओके, आपको केवल इसको याद रखना है, CH3 को, जिसमें मेथिल ग्रुप जुड़ा होगा। आप समझ जाना, उस ग्रुप में जो वो इलेक्ट्रॉन होगा, यानी वो जो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, हमेशा पुश करेगा, पुल नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल एक दे रहा हूँ, CH डबल वन CH सिंगल वन CH3। ओके, मैं एक दिया हूँ यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे एक कंपाउंड दिया हुआ है, देख रहे हैं आप लोग। इसमें एक ग्रुप है बच्चों CH3, और मैं बताया हूँ कि ये प्लस आई इफेक्ट है। और ध्यान से आप यदि पढ़े होंगे ना, तो मैं इसको माइनस आई इफेक्ट में बताया था डबल बॉन्ड वाले को। तो ये CH3 करेगा क्या, इस बांड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, इसको पुश कर देगा, किसके तरफ, इस वाले की तरफ। ओके बच्चों, तो ये पुश करेगा। अब एक और एग्जांपल देता हूँ, CH2 COOH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। ओके, यदि आप केवल इतने ग्रुप को ध्यान से देखेंगे, इतने वाले को, तो ये तो 3 डिग्री वाला है, जो कि अभी बताया हूँ यहाँ पे, पहला वाला ये जो है। बट यदि आप केवल CH3 को भी ध्यान देंगे, तो इधर से भी धक्का इसको मिलेगा, इधर से भी धक्का मिलेगा, और इधर से भी धक्का मिलेगा। 3 तरफ से इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मैं बताया हूँ कि जो प्लस आई, जो CH3 होता है, वह प्लस आई इफेक्ट शो करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कार्बन चेन के इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो उसको इस साइड में धक्का देगा, दूसरे कार्बन की तरफ धक्का देगा। धक्का देने का मतलब आप समझ रहे हो, अपने से दूर होता है। और पुल द इलेक्ट्रॉन का मतलब समझ रहे हो, अपने की तरफ खींचना होता है। तो ये अपने की तरफ खींचता नहीं है, अपने से दूर भेजता है। तो ये अपने से दूर भेज दिया, इसमें भी भेज दिया, इसमें। तो इस कार्बन को कितने कितने ओर से इलेक्ट्रॉन मिल गए, 3 ओर से इलेक्ट्रॉन मिल गए बच्चों, समझ रहे हैं ना। तो इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रक्रिया है ज़्यादा हुई है, इसलिए ये ज़्यादा होता है। उसके बाद से 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, सबसे कमज़ोर तो मेथिल होता है। ओके बच्चों, इनको भी याद रखना है। CH2 NH, जैसे एग्जाम्पल इनका भी दे देते हैं बच्चों, CH3 CH2 CH2 और COO माइनस। ओके, मैं इस ग्रुप को केवल देखते हुए आदि पहचान करेंगे, आप इसमें हो क्या रहा होगा, तो आप समझ रहे हो कि ये जो CO माइनस है, ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा इस कार्बन चेन की तरफ, अर्थात इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे। तो इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे, तो ये एक्चुअली पार्शियली निगेटिव हो जाएगा, और ये जो कार्बन होगा ना, ये पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। कहेंगे सर ये तो निगेटिव है, ये निगेटिव नहीं है, ये इसमें ऑक्सीजन निगेटिव है। यानी ये COO माइनस का मतलब क्या होता है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और ये माइनस हो गया। ओके, ऐसे होता है। कार्बन पे निगेटिव नहीं होता है, ऑक्सीजन पे निगेटिव होता है। तो ये जो होता है पुश करेगा इलेक्ट्रॉन, तो इधर पार्शियली निगेटिव हो जाएगा, और इधर इस वाले कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। ओके बच्चों, तो इस तरह से आज हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में जानकारी ली है। ओके बच्चों, कि इंडक्टिव इफेक्ट करता क्या है, इफेक्ट कैसा होता है, परमानेंट होता है कि टेम्पररी होता है, और ये कहाँ तक इसका प्रभाव होता है, ग्रुप कौन कौन से हैं, प्लस आई ग्रुप, माइनस आई ग्रुप। ओके बच्चों, और भी इसमें बहुत सारी जानकारियाँ हैं। अभी इसकी जानकारी, जो और जानकारियाँ हैं इसकी, जिससे ये बहुत सारी चीज़ें निर्धारित करता है, जैसे एसिड, बेस, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको हम अगले वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। नहीं तो प्रयास करते हैं बच्चों, नहीं हो पाएगा बच्चों, ज़्यादा टाइम का ये वीडियो हो गया। ओके बच्चों, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप इसको नोट कर लेंगे, अच्छे से कॉपी पे नोट कर लेंगे। इसके अगले वाले लेक्चर में अगली वाली चीज़ें हम आपको देंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके बच्चों।